मलिक ने एक बार फिर समीर वानखेड़े पे जो है कई सारे इल्जामात लगाए। पहले से ही वो ये कह रहे हैं कि वानखेड़े जो है, जो कहते आ रहे हैं कि वो एक हिंदू है, वो हिंदू नहीं, क्योंकि उन्होंने 2006 में एक उनकी पहली बीवी से शादी की थी, वो भी मुस्लिम धर्म में। साथ ही साथ अभी कुछ देर पहले ही नवाब मलिक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी जिसमें उन्होंने नवाब मलिक पे फिर एक बार कई सारे जो है बड़े आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि समीर वानखेड़े ने जो है गलत दस्तावेज देकर ये जो नौकरी है वो हासिल की है, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो पूरा ड्रग मामला है उसमें उस ड्रग क्रूज पे एक बड़ा जो है ड्रग का माफिया था जो असली मास्टरमाइंड था, लेकिन वो जो है वो समीर वानखेड़े का जो है बड़ा मित्र है, जिसके वजह से उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। साथ ही साथ जो है नवाब मलिक ने ये भी कहा कि अभी तक जितने भी बॉलीवुड एक्टर्स जिनको एनसीबी में पूछताछ के लिए बुलाया गया है उनको अभी भी गिरफ्तार नहीं किया गया है। तो नवाब मलिक जो है वो लगातार समीर वानखेड़े पे जो है वो इल्जाम लगाते जा रहे हैं, चाहे वो हिंदू होने की बात हो, चाहे वो उनकी नौकरी की बात हो। तो लगातार जो है नवाब मलिक और समीर वानखेड़े के बीच के जो लड़ाई है वो जारी है। साथ ही साथ नवाब मलिक ने ये तक कहा कि वो जो क्रूज ड्रग मामला है, वहां पर जो पार्टी हुई थी वहां पर एक बड़ा इंटरनेशनल जो ड्रग माफिया है वो मौजूद था। उन्होंने उसका नाम तो नहीं बताया, बस उन्होंने कहा कि दाढ़ी वाला जो एक आदमी मौजूद था, साथ ही साथ उनके साथ एक औरत थी जिसके पास जो है बंदूक भी थी, लेकिन नवाब मलिक ने उस शख्स का जो है वो नाम नहीं लिया। लेकिन उन्होंने बड़ा इल्जाम लगाया कि समीर वानखेड़े का वो खास मित्र है, जिसके चलते ये सारे जो आर्यन खेन का मामला है वो सामने आया है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर समीर वानखेड़े को ये लग रहा है कि वो चाहते हैं कि समीर वानखेड़े जो है आर्यन के केस से भटक जाएं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बस जो है वो सच का सामना जो है वो सच जो है वो बाहर लाना चाहते हैं। साथ ही साथ हम आपको नवाब मलिक का वापस से जो है ट्रैक सुना रहे हैं, वो प्लीज हमारे चैनल पे न्यूज़ 18 इंडिया पे आप सुनिए। क्रूज की पार्टी फैशन टीवी ने आयोजित किया था। बिना किसी महाराष्ट्र सरकार की जानकारी के बिना कोविड प्रोटोकॉल होने के बावजूद कोई भी क्लियरेंस महाराष्ट्र पुलिस से, महाराष्ट्र के गृह विभाग से किसी भी तरह से कुछ नहीं लिया गया। सीधे डायरेक्टर शिपिंग से परमिशन लेके इसे परमिट किया गया। उस जहाज की क्रूज पार्टी में टारगेटेड लोगों की तस्वीरें देकर उन्हें ट्रैप किया गया, लेकिन मेरी जानकारी है कि एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग माफिया उस पार्टी में था। उसकी एक माशूका भी है जो बंदूक के साथ थी, जो उस डांस में नाचते हुए नजर आया है। वो दाढ़ी वाला है। वो दाढ़ी वाला कौन है सारे एनसीबी के लोग जानते हैं। कुछ मुझे लोग जानकारी दे रहे हैं कभी वो तिहाड़ जेल में भी था। कुछ लोग मुझे जानकारी दे रहे हैं कि वो राजस्थान की जेल में भी था। ये दाढ़ी वाला कौन है, एनसीबी उसकी तरफ भी ध्यान दे। अंतर्राष्ट्रीय ड्रग माफिया क्रूज पे है। रेव पार्टी बस करने के लिए रेड की जा रही है और क्रूज को छोड़ दिया गया। धड़ल्ले से रेव पार्टी में हजारों लोगों ने जो भी करना था वो किया, और हमें लगता है कि इस पूरे खेल में जो दाढ़ी वाला है उसकी मित्रता वानखेड़े साहब से भी है। कुछ अधिकारी मुझे बता रहे हैं कि गोवा में भी उनका बहुत बड़ा रैकेट चलता है, लेकिन जब छापेमारी की बात आती है वानखेड़े साहब उस छापेमारी से भाग लेते रहे। मैं जो लोग आए हैं जांच करने के लिए, मैं सार्वजनिक रूप से उन्हें कहता हूं कि आप क्रूज की सीसीटीवी मंगाइए, हर कमरे का सीसीटीवी, सारे डांस की सीसीटीवी, और जैसे खंगालेंगे दुनिया का एक बहुत बड़ा ड्रग माफिया उस पार्टी में था। उन्हीं लोगों ने ये पार्टी आयोजित की थी। खेल तो हो गया, लेकिन खेल का खिलाड़ी दाढ़ी लिए हुए क्यों घूम रहा है, इसका जवाब एनसीबी को देना पड़ेगा। मैं ये भी कहता हूं कि मालदीव के दौरे को देखिए। उस समय कौन से अभिनेता अभिनेत्री मालदीव में थी, तो जो उगाही का खेल है वो खुलकर सामने आ जाएगा। जांच शुरू है। ये कहा जा रहा है
कि क्रूज की जांच को भटकाने के लिए नवाब मलिक पिछले 20-22 दिन से अलग अलग तरीके से चीज़ों को सामने ला रहा है। मेरा काम है जो गलत चीज़ें हैं, अगर कोई आँख पे पट्टी बांध ले तो उसकी आँख की पट्टी खोलना ये मेरा फ़र्ज़ है। मैंने एक आम सभा में भाषण कर दिया कि इनकी नौकरी 6 महीने में जाएगी और ये जेल जाएंगे। मैंने कोई पुलिसिया तंत्र का इस्तेमाल करके ये बात नहीं कही थी। जो समीर दाऊद वानखेड़े जी का फर्जीवाड़ा जीवन का है, उन्होंने, मैंने ये भी कभी सवाल नहीं खड़ा किया कि किसका धर्म क्या है, कौन किस धर्म का है। मेरा सवाल इतना ही है कि समीर दाऊद वानखेड़े ने, और इस वक्त खुद नवाब मलिक साहब हमारे साथ मौजूद है। नवाब साहब, आपसे पहला सवाल यही है, कुछ देर पहले आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तमाम बड़े खुलासे एक बार फिर से इसमें हुए हैं, खासतौर से जिस दाढ़ी वाले शख्स का आप जिक्र कर रहे हैं, बार बार दाढ़ी वाला शख्स कहकर चिन्हित कर रहे हैं। आपने ये गंभीर आरोप लगाया है कि समीर वानखेड़े का वो दोस्त है, दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग्स माफिया वो यहाँ पर रहा और फिर उसे गिरफ्तार नहीं किया गया। लेकिन ये जो आरोप संगीन गंभीर, किस बिना पर? उसके सारे वीडियो मेरे पास हैं। वो कॉर्डेलिया क्रूज पे था, महबूबा के साथ नाच रहा है, वो सारे सबूत हैं। मैंने क्लू दिया है कि आप कॉर्डेलिया क्रूज के वीडियो मंगा लें। डीजी एनसीबी जो है उनको क्लू दिया है, वो सारी जांच करें। बहुत खतरनाक मामला है। अगर वो ईमानदार है संस्था तो इसकी जांच करेगी। अगर उन्होंने छुपाया चीज़ों को तो मैं लोगों के सामने रखूँगा। नवाब साहब, ये जरूर जानना चाहेंगे, हम जानते हैं कि ये वीडियो इस वक्त आप हमें नहीं दिखाएंगे क्योंकि आपने कहा कि जांच होनी चाहिए, मामले की गंभीरता होनी चाहिए, इसका हम सम्मान करेंगे। लेकिन ये जरूर जानना चाहेंगे, क्या जिस वीडियो का आप जिक्र कर रहे हैं उसमें समीर वानखेड़े और जिसे आप दाढ़ी वाला शख्स कहकर चिन्हित कर रहे हैं, सबसे बड़ा ड्रग्स माफिया यहाँ कह रहे हैं, दोनों की बातचीत या कोई मिली भगत, किसी तरह का कॉन्वर्सेशन इस दौरान सामने आ रहा है इस वीडियो में? ये जरूर चाहेंगे कि आप देश की जनता को बताएं। किसी की बातचीत का नहीं है। वो ड्रग माफिया सारी पार्टी ऑर्गेनाइज करने का वही खिलाड़ी था। उस क्रूज को छोड़ दिया गया, क्रूज की कोई तलाशी नहीं ली गई, माफिया उसमें था। वो गोवा में भी बड़ा रैकेट चलाता है, इनका जानने वाला है। उसकी छापेमारी कई बार रोकी गई है और मैंने ये क्लू दिया है। अब डीजी एनसीबी इसको गंभीरता से ले सामने। मैं तो कह रहा हूँ कि आप लोग लें, चीज़ें खुलेंगी और हमें लगता है देश का बड़ा एक उसमें फ़ायदा है। अगर इन लोगों ने वो विषय नहीं लिया तो फिर सार्वजनिक रूप से, अब अंतर्राष्ट्रीय ड्रग माफिया है। एक फ़ोन मेरे धमकी का आया था, उसमें भी वो कुछ नाम उसमें के हैं। मेरी जान को तो खतरा है ही है, लेकिन जान चली जाएगी। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय ड्रग माफिया का नेक्सस जो एनसीबी का है, अगर उन्होंने नहीं खोला तो मैं खोलूँगा। आप भी कह रहे हैं जान का खतरा है और समीर वानखेड़े की जो वानखेड़े फैमिली के मेंबर्स सामने आ रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, वो भी कह रहे हैं कि उन्हें लगातार धमकियां दी जा रही है, वो भी दहशत के साए में इस वक्त जीने के लिए मजबूर हैं। क्या कुछ आपको लगता है ये पूरा मामला क्या ड्रग्स के चक्रव्यूह से निकलते हुए पॉलिटिकल मामला बनता जा रहा है? अमित शाह जी, देखिए मैं कहता हूँ कि फोन की जाँच कर लें, जो भी धमकी दे रहा है उस पर कार्रवाई हो। उन्हें लगता है कि राज्य सरकार उनकी सुरक्षा नहीं कर सकती तो अमित शाह जी जेड प्लस सुरक्षा उन लोगों को दे दें, मैं विनती करता हूँ। लेकिन नवाब साहब, वानखेड़े फैमिली कह रही है कि उनकी निजी तौर पर उन पर हमले हो रहे हैं क्योंकि समीर वानखेड़े के ईमानदार अधिकारी हैं, अफसर हैं, इसलिए कुछ लोग हैं जो दहशत में हैं, जिसकी वजह से टारगेट किया जा रहा है, धर्म को बीच में लाया जा रहा है और मामले को भटकाने की कोशिश की जा रही है। नहीं, देखिए कोई धर्म का मामला नहीं। धर्म इस देश में फंडामेंटल राइट है, राइट टू रिलीजन। हर आदमी अपना धर्म पालन कर सकता है, धर्म का नहीं। मामला फर्जीवाड़े का है, फर्जी सर्टिफिकेट बनाया गया और देश के एक होनहार दलित जो IRS बन सकता था, फर्जी सर्टिफिकेट पे उसके अधिकारों को छीना गया। नवाब साहब, आप जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कई खुलासे कर रहे हैं, आपने जो 26 मामले यहाँ पर सामने रखे, साफ शब्दों में कहा कि वो एनसीबी के किसी अधिकारी ने दिए, लेकिन नाम नहीं बताना चाहेंगे क्योंकि गुप्त तौर पर वो आप तक पहुंचाया गया है। जिस वीडियो का जिक्र यहाँ पर किया जा रहा है, जिस पर आप चाहते हैं जांच हो, क्या वो भी एनसीबी के अंदर खेमे से किसी अधिकारी ने दिया है? ये जरूर जानना चाहेंगे आपसे। देखिए मैं तो क्रूज पे था नहीं। अगर क्रूज की वीडियो मेरे पास आ गई तो कहाँ से आई है? कोई महाराष्ट्र पुलिस को तो क्रूज का वीडियो दिया नहीं गया। कोई ना कोई है जो वहां से अंदर से ये चीजें मुझे दे रहा है।
अपनी जान जोखम में दे रहा है तो मैं उसका नाम बता दूं कि कौन मुझे दे रहा है? क्या नहीं सर, चाहते हमने हैं आपसे उसका भी बिल्कुल नहीं कहा मनसूख नवाब बना साहब, दिया ये जाए? नहीं कहा कि आप नाम आज इस बताएं, शहर- बिल्कुल नहीं। जैसा कि आपने कहा था, जो 26 मामलों की लिस्ट आपको मिली खत के तौर पर, वो एनसीबी के किसी अंदर खेमे से अधिकारी ने दी है। हम बस यही जानना चाहते हैं, क्या ये जो वीडियो जिसका जिक्र कर रहे हैं, जिसमें दाढ़ी वाले शख्स का जिक्र कर रहे हैं, आप कह रहे हैं दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग्स माफिया है, इसकी जानकारी किस तरह से सामने आई, बस ये जानना चाहते थे। देखिए, बताएंगे, समय आने पे बताएंगे। अभी तो एनसीबी को हमने क्लू दिया है, उम्मीद करते हैं वो जांच करके ये सारी चीज़ों पे कार्रवाई करेंगे। अगर दबाने की कोशिश की गई तो मुझे वीडियो सामने लाके सारी चीज़ों को जनता के सामने रखेंगे। नवाब साहब, ये जरूर जानना चाहेंगे कि जिन बड़ी बड़ी हस्तियों के आपने नाम अभी कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लिए, आपने कहा कि उनसे पूछताछ हुई लेकिन गिरफ्तारी किसी की भी नहीं हुई, और ये सामने भी आया कि पूछताछ लंबे लंबे घंटों तक चली लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई। आपको लगता है कि टारगेट यहां पर किसी को किया गया है, जिसके चलते जो बाकी जो बड़ी मछलियां हैं वो निकल गई? देखिए, फिल्म इंडस्ट्री को बदनाम कर दो। मैं आपको बताऊं कि बॉलीवुड हॉलीवुड के बाद दुनिया का एक उद्योग है, इसमें लाखों लोगों का रोजगार है, देश की दुनिया में संस्कृति पहुंचाने का माध्यम है। दुनिया के लोग भारत को तो जानते हैं, लेकिन फिल्म के गाने और फिल्मों से भी बहुत पहचान भारत की बनी है। उसे बदनाम करने का खेल चल रहा है। अगर आपने एक एफआईआर दर्ज किया, साल भर में कोई गिरफ्तारी नहीं है, चार्जशीट नहीं है, खुला एफआईआर क्यों रखा हुआ है? इतने फिल्म वालों को बुलाकर क्यों पब्लिसिटी की गई? वही एफआईआर ये सारे खेल का पूरा एक खेल है, जिसके जरिए बड़े पैमाने पे उगाही की गई है। शुक्रिया हमसे यहाँ पर बातचीत करने के लिए। तो नवाब मलिक फिलहाल यहाँ पर नहीं बताना चाहते हैं कि वीडियो किसके जरिए सामने आया, लेकिन उनका ये दावा जरूर है कि वीडियो यहाँ पर भेजा गया है। और इस वक्त की बड़ी खबर, पेगासस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने। न्यूज़ 18 के एहतेशाम खान की ये खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक्सपर्ट कमेटी बनाने का फैसला किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पेगासस मामले को लेकर 12 अलग अलग याचिकाएं इस पूरे मामले को लेकर दायर थी। जानकारी आप तक पहुंचा दे कि न्यूज़ 18 के एहतेशाम खान की ये खबर सामने आ रही है, जिसके चलते पेगासस जासूसी मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश सामने आया है। एक्सपर्ट कमेटी इस पूरे मामले की जांच करेगी, यानी कि जांच के लिए एक्सपर्ट कमेटी बनेगी। एहतेशाम हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए। एहतेशाम, नजर टिकी हुई थी क्योंकि पेगासस मुद्दा विरोधियों के लिए, विपक्ष के लिए एक बड़ा मुद्दा रहा है। ऐसे में क्या कुछ ये पूरी अपडेट यहां पर सामने आ रही है जांच को लेकर? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी के मुखिया जो चेयरमैन होंगे वो जस्टिस आरवी रविंद्रन होंगे, जो कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं। इसके अलावा इस कमेटी में एक आईपीएस ऑफिसर हैं और उसके अलावा कुछ एक्सपर्ट जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं उनको रखा गया है। यानी कुल मिला के 6 लोग होंगे। हालांकि जो कमेटी होगी वो 3 सदस्यीय होगी, लेकिन बाकी जो 3 लोग होंगे, एक्सपर्ट्स होंगे, टेक्निकल एक्सपर्ट्स होंगे, उनको भी कमेटी में रखा गया है। तो ये जो कमेटी बनी है, आज जिसका ऐलान किया है सुप्रीम कोर्ट ने, ये 8 हफ्तों में जांच करके अपनी एक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगी और सुप्रीम कोर्ट में फिर 8 हफ्तों के बाद सुनवाई होगी। इसमें जो कमेटी का जो टर्म्स है, रेफरेंस है, जो मुख्य काम है इस कमेटी का, वो यही है कि जो आरोप लगाए गए हैं कई पत्रकारों की तरफ से कि उनके फोन की टैपिंग की गई, जासूसी की गई पेगासस सॉफ्टवेयर से, वो कितना सही है, वो आरोप कितने सही है, इस पर रिपोर्ट कमेटी देगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। और पूर्व मुख्यमंत्री पंजाब के कैप्टन अमरिंदर सिंह इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सीधा रुख। ताकि तुसी सारे अपने आप एट योर लेजर तुसी इस नू पढ़ सको। फैक्ट इज कि दिस इज आवर मैनिफेस्टो ऑफ व्हेन आई टुक ओवर, एंड दिस मैनिफेस्टो is what we have achieved right through. A manifesto, again, this is another copy. And ये अपने पंजाबी दे विच है, मनोरथ पत्थर, सो ये भी ये दे विच ही है। और then जेड़ी असी मैनिफेस्टो तो अलावा प्रोग्राम कीते ने पंजाब वास्ते, ओहदी भी एक कॉपी है ना। What we have done, we have put them into one. And each one of you will be getting one of these. कि सारा मैनिफेस्टो की सी, की प्राप्तियां कीतियां ने, जो मैनिफेस्टो दे विच नहीं सी वो की प्राप्तियां कीतियां ने, and where Punjab is going. Lot of information has been coming out. Here you are. Major policy works
other than that in the manifesto. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ. Now, it is the duty of the government naturally to take credit for ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ. Lekin it is also the duty of in all honesty, to say कि ये ਜਿਹੜੇ programs ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਇਹ ਕਦੋਂ ਲੱਗੇ, ਕਦੋਂ ਹੋਏ. ਜੋ ਸਾਡਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 500 ਤਕਰੀਬਨ ਪੁਆਇੰਟ ਸੇ, we have done 92% during my period. 5-10 मैनिफेस्टो ਦੇ programs cover नहीं हो सकते ਸੇ because they were linked with VAT. And ਹੁਣ ਸਾਡਾ GST ਆ ਗਿਆ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਦਿਓ ਵਿੱਚੋਂ. Otherwise, by the time my government was to end, which was March, everything would have been completed. Even now, I am sure the program ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨੇ, they are continuing. But to say, and I don't want to name the minister, to say ਕਿ 4.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਚਲੋ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ. ਹੁਣ these are petty, small, unnecessary statements made by people who are part of the cabinet, even in my cabinet. Anyway, I'm not going to name people, but that is it. Second thing ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ 18 point program, this is no program at all. These are issues which have been taken from the manifesto. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ. 18 point program ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਦਿੱਲੀ, ਦ ਖਰਗੇ ਕਮੇਟੀ. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ 18 point program ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਤੇ. ਮੈਂ ਕਿ ਆਹ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਹੇਅਰ ਆਰ ਦ ਪੁਆਇੰਟਸ, ਐਂਡ ਆਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ. All 18 points are there. Then they say, what is the point? I said, how do I know? You are the people who should be knowing. You are the one who's asking me these questions. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਰਗੇ ਐਂਡ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੇ ਉਦੋਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ. ਆਹੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ. So then they say, what is the problem? I said, there's no problem. You are the ones who are doing this. So these 18 points all have been completed, were completed during the process which is in this, from the manifesto which is going on. So I hope ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, everything is there. Please look into it and see what we have achieved. Here, unfortunately, this was printed. This is the same thing, printed separately, but it's got all the details that you would be requiring. The amount of money we have spent on each district, I want you to know. This is fund requirement for link roads, bridges and culverts, grants from cattle fairs, rural grants, Amrut scheme, HUDCO, everything under the sun. And here it is again, continuation. ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ things like smart schools, सर्व शिक्षा अभियान वगैरह, education levels and all वगैरह है. How much we have spent. Now this amount we have spent of very, very large sums, but that was our duty to do it, and we've done it, and this was done during my period. For instance, on one of the education, on PSPCL, on water supply, sanitation, roads, etc., I spent 30,000 crores. And this is here. And this is, what is it? ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸੀ, these are other issues which have been broken up. No, we've broken them up so that they are in separate things, but they are all there for you to see. My point is just saying this, that look, we have done a lot of work. We have ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਛੱਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਚਾਹੇ ਸੜਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਰਿਪੇਅਰਸ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਏ. ਇੰਡਸਟਰੀ ਮੇਰਾ ਟਾਰਗੇਟ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਸੀ
कि मैं 1 लाख करोड़ रुपये की इंडस्ट्री लिया चाहना पंजाब दे विच, बिकॉज दो आप एग्रीकल्चर स्टेट हैं, इंडस्ट्री बगैर नहीं चल सकता। वी आर मॉडर्न वर्ल्ड नाउ, और मॉडर्न वर्ल्ड दे विच आपां नूं इंडस्ट्री बगैर जिथे नौकरियां होण, जिथे इकोनॉमी जनरेट होए, जिथे टैक्सेशन कम्स टू द एक्सचेकर वगैरह सारिया चीज़ां उहदे नाल संबंधित सीआं। एंड आई एम हैप्पी टू से that जदों मैं सरकार छड्डी है, वी हैड ऑलरेडी डन नियरली 96,000 करोड़, एंड आई थिंक जब ताईं साल मुक्कूगा 1 लाख करोड़ तो ऊपर टप जाएंगे आप। इट इज़ अ साइन, अ गुड साइन कि पंजाब इज़ अ डेस्टिनेशन फॉर इंडस्ट्री। आई हैव गॉट द बिगेस्ट हाउसेज ऑफ पंजाब ऑफ इंडिया जिन्होंने आके अपना पैसा उरे लाया। वी गॉट इट इन द एजुकेशन फील्ड, द अशोका यूनिवर्सिटी होए, एमिटी यूनिवर्सिटी होए जड़ियाँ होण, एंड in addition to this, all the leading houses of India have come, and I think today, tomorrow they are having another session, which hopefully some more money will come to Punjab. So ये साडी efforts हैं which we have proven ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰ ਸਕੇ। So I hope that in the due course this will go on. Now my concern ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਖੌਲ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ about security measures. Now look, my basic training is that of a soldier. I have been 10 years in the service from my training period to the time I left the army. So I know the basics. On the other hand, 9.5 साल मैं इस पंजाब दा Home Minister here, and I've had all the sensitive issues were under me, whether it was intelligence or whatever it was. And somebody who's been Home Minister for 1 month seems to say he knows more than I know, which I've known for 9.5 years, plus my training. I want to show you something. Nobody wants a disturbed Punjab. We must understand we have been through very difficult times in Punjab. ਅਸੀਂ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਗੜਬੜ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ 1962 ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਫੋਰਸਿਸ ਗਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਈਵਨ ਇਨ 48 ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈਆਂ ਸੀਆਂ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 65 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ 'ਚ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਵੀ ਹੈਡ ਦ ਟਰਬਲ ਆਫ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। You have seen Punjab has suffered. I don't want Punjab to suffer. Therefore, it is my duty, was my duty as Chief Minister to see what is happening, and jehda kuch ho raha hai, oda main take up kara Government of India naal, that we have to work together to resolve this. Because sada jehda border hai, Pathankot to Fazilka, 600 kilometer, it is also India's border, it is also my border. And when people when people talk, whether it is all party or anybody, they must be given the proper briefing. I don't know what they were given, whether they were given briefing or not. But I have the figures here of from day one to day now. देखो इत्थे एसियां पहला की हुंदा सी जदों असीं आए या उस तो पहला दी गल है, ये तार दे नीचे ली सुरंग बना के ये अपने हथियार हथूर या हेरोइन हो या कुछ कढ़ लैंदे सी विचों। वो तो बाद फिर कदे कदे जब नदियां दा पानी डाउन सी बरसात तो बाद उदों उतों नदियां दे उपर भी आ जांदे सी। हुण ये जिहड़ा ड्रोन सिस्टम चलिया होया है, दिस इज़ अ वेरी डेंजरस फिनोमिना एंड टेक्नोलॉजी इज़ ग्रोइंग। पहले ड्रोन आए से अज तो तकरीबन 1.5 साल पहला, इट वॉज जस्ट hopping across the river, इधरों चक्या इधर सिट्टिया और वापस गए। सानू नहीं पता लग गया for some days कि ये कित्थों आ रहे ने पैकेजेस। then कुदरती तौर पे one drone एक दरख्त के विच फंस गया। so we came to know drones were but carrying this material. now पहला था it was dropping across the river, then they made the distance about 7 to 8 kilometers, and हुण मेरे कोल the last lot which I received information, they have gone up to 32 drops were made about 31 kilometers inland. So ये जड़ा कहना कि 51 kilometer बड़ा it's taking over Punjab, this is a total misconception.
I do not know what the all-party meeting discussed. Lekin, please understand one thing. Security forces are there to control the security of the country. Nobody is taking over the government of the state. Na hoi hai pehla, na hoi hai hun. Odo jad hoi si, terrorist periods used to have a cordon operation. Cordon and the army used to do an outer cordon. Where the police, Punjab police and the CRP and all used to do the inner search and operation. Same is the case now. Nobody is taking over the states. Eta 51 kilometer tak, they are on the lookout for these drones. Technology बढ़ रही है. These are Chinese drones. इन्हां दा payload increase हो रहा है और इन्हां दी range increase हो रही है. Tomorrow you may get them to 50 kilometers. You may get them to 60 kilometers. Who knows? They may land near Chandigarh. Ki pata lagda sanu. So instead of being critical, it is the duty of every government, responsible government, to see कि ये बिल्कुल जड़े हालात इत्थे बन रहे ने इन्हां दा सामना आपां नूं कैसे करना है and how are we to deal with this. Punjab police is a first class force. They're a trained force. When I was there were 81,000 policemen. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 9,000 ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਇੰਪਲੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ. ਹੁਣ 90,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਜਾਣਾ. ਕੁਝ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ. ਲੇਕਿਨ they are not trained for certain things. They are trained for policing. We have commando battalions, we have PAP battalions, they are all doing a good job. But they need help. ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਇਹੀ ਸਾਰੀ ਫੋਰਸਿਸ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ CRP ਔਰ BSF ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ. ਔਰ ਜਦ CRP BSF ਤੋਂ ਬਿਯੋਂਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ army ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਪਈ. Army we don't need at the moment because there's no such thing. But certainly assistance to Punjab police, our CRP and our BSF must give it to maintain peace in Punjab. मैं peace ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਸੂਬੇ 'ਚ. ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟੇ 70 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਜਦ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸ਼ੁਰੂ. ਅਗਰ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ. ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਥੇ ਫੇਰ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ਕਰਤਾ. Khalistani involved ne and Pakistani involved ne. Let me make sure these are sleeper cells of both ISI and Khalistan together. Weapons ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ. ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਫੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਏ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਕਿਉਂ ਗਏ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹੈ, ਕੀ what are they planning to do in Punjab? ਮਖੌਲ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਆਏ ਨੇ. Therefore for any government to say ਕਿ ਤਾਂ ਜੀ ਮਖੌਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ irresponsible behavior. I have pictures here. Can you help me? Where are the pictures? Just take them out. Just